नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ में बुधवार को चौथे चरण का मतदान है। लखनऊ के सभी 9 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। लखनऊ में 4062 मतदान स्थल हैं, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले मतदान करने वाले पुरुष और महिला को मत वृक्ष लगाने का मौका मिलेगा। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा है कि जनता निर्भीक होकर अपना मतदान करे। इस बार लखनऊ में मतदान फीसदी 70 के पार पहुंचाना है। पहले मतदान फिर जलपान की नीति लखनऊ वासियों को बनानी है। पोलिंग बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल यूपी में विधानसभा के चौथे चरण का मतदान होना है और चौथे दौर के इस मतदान की अगर हम बात करें तो 9 जिलों की 59 सीटों पर ये वोट डाले जाने, जिसमें राजधानी लखनऊ की भी 9 सीटें हैं। लखनऊ में बुधवार को चौथे चरण का ये मतदान होगा, जिसमें लखनऊ के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये वोट डाले जाएंगे। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 4062 मतदान स्थल हैं, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बार जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा है कि जनता निर्भीक होकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने मत का इस्तेमाल करें और 70% से ज़्यादा वोटिंग करानी है, ये उनका लक्ष्य है। यानी कि लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग हो, वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जो मतदाता हैं उनको जागरूक भी किया गया। और इसके साथ ही एक और पहल जो की गई है ज़िला प्रशासन की ओर से, वो ये है कि जो महिला और पुरुष सबसे पहले मतदान करेगा उसको मत वृक्ष लगाने का मौका भी ज़िला प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। तो चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 9 जिलों की 59 सीटों पर ये वोटिंग होनी है और पहले वोटर को उपहार देने का फैसला भी जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बारी है चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर। चौथे खंड में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर बुधवार यानी 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। बीजेपी नेता ने कहा कि गुंडे, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के यार हैं। अब होगा अवध का रण। यूपी में चौथे चरण की लड़ाई में सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार यानी 23 फरवरी को वोट पड़ेंगे। इसके लिए सभी दलों ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी तो सपा उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव, वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, किस तरह खुली गाड़ी में सवार प्रियंका और उनकी एक झलक पाने के लिए समर्थक और स्थानीय लोग उत्साहित दिखे। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जितने भी रोजगार बनाने वाली संस्थाएं थी, सब उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लखनऊ में रोड शो किया। केजरीवाल के लखनऊ पहुंचते ही आम आदमी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।
चौथे चरण में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में 59 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी विजय रही, जबकि समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2, तो वही अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं, तो शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में है। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मैदान में है। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव सियासत के तमाम बड़े चेहरों की साख से भी जुड़ा है। बहरहाल 10 मार्च को आने वाले नतीजों के बाद ही ये साफ होगा कि जनता किन चेहरों को सिंहासन पर बैठाएगी और किन चेहरों को सत्ता के रास्ते से बाहर का रास्ता दिखाएगी। खैर, इंतजार कीजिए 10 मार्च का। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, हर खबर। यूपी के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में ये वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चरण में लखनऊ का भी रण है, जहां बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें कि यूपी में चौथे राउंड की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि गुंडे, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के यार हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान कल होना है और उससे पहले लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो अभी एक बैनर उनके हाथ में था, एक पोस्टर वो दिखा रहे थे, जिस पर अखिलेश यादव को उन्होंने गुंडा और भ्रष्टाचारियों का यार बताया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी प्रदेश में तो किस तरीके से जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनका बोलबाला था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है, गुंडे और माफिया या तो यहाँ से पलायन करने लगे हैं या फिर अपनी हद में वो रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि गुंडे, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार, ये चारों अखिलेश यादव के यार हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के लिए, उनकी समस्याओं के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज हुए मुकदमे जांच कराकर वापस लिए जाएंगे और गुंडा माफिया जेल में होंगे। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगाइयों और गुंडों का बोलबाला था। बीजेपी जातिवादी और आरएसएस के इशारे पर चलने वाली पार्टी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात का दावा किया कि अगर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, बीएसपी की सरकार बनती है, तो किसानों पर दर्ज जितने भी मुकदमे हैं उनको सरकार एक एक कर वापस लेगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार अगर बनती है तो आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज मुकदमे जांच कराकर वापस लिए जाएंगे, गुंडा माफिया जेल में होंगे। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगाइयों और गुंडों का बोलबाला रहा है और बीजेपी जातिवादी और आरएसएस के इशारे पर चलने वाली पार्टी है।
केंद्र व अधिकांश राज्यों के भी सत्ता से भाग होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है। केंद्र व अधिकांश राज्यों के भी सत्ता से भाग होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन केंद्र होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रदेश का चुनाव अब धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ बड़े नेताओं की गतिविधियां भी क्षेत्र में बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि जनपद में छठे चरण में आगामी 3 मार्च को मतदान होना है और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिकंदरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी देश की जनता के भरोसे को टूटने नहीं देगी। वहीं सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बंशी बाजार स्थित ज्ञान कुंज एकेडमी में आयोजित जनसभा में सेना में भर्ती निकलने की मांग को लेकर युवाओं ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते भर्ती नहीं निकली, लेकिन जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। बलिया की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पहुंचे, क्योंकि अब ये जो चुनाव है वो पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है और छठे दौर में यहाँ पर मतदान होगा, यानी कि 3 मार्च को यहाँ वोट डाले जाएंगे, जिसके चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिकंदरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी जो भी वादा करती है उसको पूरा करती है और लोगों के भरोसे को, लोगों के विश्वास को किसी भी सूरत में टूटने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ एक और बात देखने को मिली, जब राजनाथ सिंह अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग यहाँ पर आ गए, कुछ युवा यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सेना में भर्ती निकालने की मांग की, जिसको लेकर हंगामा किया। हालांकि राजनाथ सिंह ने इन लोगों को, इन युवाओं को इस बात का भरोसा दिलाया कि क्योंकि कोरोना काल था और कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं निकाल पाए, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, वैसे वैसे अब सेना की जो भर्तियां हैं उनको भी निकाला जाएगा और युवाओं को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। राजधानी लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देना जरूरी है। साथ ही कहा कि सबसे पहले निकलकर वोट देना ही जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोट देकर देश और प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदार बने। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि हम लोग अपने वोट देने के हक़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ ज़रूर अदा करें। और एक ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल शहरी की सबसे बड़ी निशानी यही हुआ करती है कि हम वक्त पर, जिस दिन भी हमारे यहाँ वोटिंग है, उस दिन हम सबसे पहले जा कर के वोट ज़रूर डालें, जिससे कि हम अपने शहर
और अपने सूबे और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बन सकें। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बाराबंकी जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में मिश्र ने विधानसभा हैदरगढ़ के बसपा प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। तीनों चरणों में बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ सब समाज का वोट पड़ा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 2007 से ज़्यादा इस बार बहुजन समाज पार्टी सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। जो लोग भी आरोप लगाते हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं, बसपा किसी की बी टीम है, वो मुंह के बल गिर चुके हैं। हमारी नेता 2021 जनवरी से ही रोज़ाना बूथ लेवल की बैठक लेती थी और कैंडिडेट पर पूरा रिसर्च करके टिकट दिया। सारी विरोधी पार्टी भयभीत हैं कि बीएसपी अचानक से नंबर 1 पर दिखने लगी है। आपको बता दें कि बाराबंकी में 27 फरवरी को मतदान होना है। समाज 2007 की तरह बढ़ रहा है, चाहे मुस्लिम समाज हो, खुल करके लाइन डाल के वोट डाल रहा है। दलित समाज तो पहले से हमेशा ही साथ में रहा, और अब की बार ब्राह्मण समाज 2007 की तरह वो भी पूरी ताकत के साथ में और लोगों को भी अपने साथ में लेकर के वोट डालने का काम कर रहा है। पिछड़ा वर्ग पहले से बहुजन समाज के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आज जो गरीब तबका है, जो और वोटर्स हैं, जो सब जो बहुजन समाज पार्टी में, जहां बहन मायावती जी ने जिनको 2-2 कमरे के मुफ्त मकान दिए, मानवर काशीराम जी की योजना में जिनको 3-3 एकड़ के प्लॉट दिए, वो उनके बाकी वो लोग याद करें। कर्नाटक घटना को लेकर बजरंग दल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने बताया है कि जिहादियों को फांसी मिलनी चाहिए, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हर्ष के परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए और ऐसी घटना को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून उपलब्ध किए जाएंगे, कठोर से कठोर कानून बनाए जाएं। जो है अपने गृह मंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है और अभी एक तत्कालिक घटना हुई है। एक हमारा कार्यकर्ता बजरंग दल का, जिसकी निर्मम हत्या की गई है जिहादियों के द्वारा, जिससे पूरे देश में, युवाओं में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में उबाल है। परिवार को न्याय मिले, फास्ट ट्रैक के तहत उसको फांसी मिले। ये एक ज्ञापन मैनपुरी के थाना भोगांव पुलिस और स्वाट टीम में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गैंग के 4 सदस्यों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। ये गैंग आगरा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा और लखनऊ के गैंगस्टर्स को असला बेचने का काम करता था। आपको बता दें कि पकड़े गए असला तस्करों से 20 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और एक बुलेरो कार बरामद हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि एसओजी प्रभारी ने मुठभेड़ के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय असलाह गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक चारों विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और मतगणना के बाद हंगामा करने वालों को हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। हालांकि पकड़े गए असला तस्करों से पूछताछ चल रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय जो हथियार तस्कर गिरोह है वो फिर कब्जे में आया। एक बोलेरो गाड़ी प्राप्त हुई है। उसकी सर्च के बाद फिर 4 अभियुक्त, राज बहादुर जो कि आगरा के रहने वाला है, और 3 जितेंद्र, दिनेश और राजकुमार, ये मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले हैं। सब ये ऐसा तस्कर गिरोह है जिसको दिल्ली पुलिस के ने कुछ समय पहले भी काफ़ी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों के पास से 20 कंट्री मेड जो पिस्टल बरामद हुई है और ये लेकर के पूर्वांचल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए गिरोह अभी पूछताछ जारी है, सप्लाई करने के फिराक में था। टीम को सर कितना रिवार्ड किया? 25,000।
कानपुर में हुई फर्नीचर कारोबारी की हत्या के राज का पुलिस ने 72 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वारदात के पीछे पति पत्नी और वो की कहानी निकलकर सामने आई। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। आपको बता दें कि वारदात को छिपाने के लिए दोनों ने मिलकर शव को घर के पीछे बने खंडहर में फेंक दिया था। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली तो वारदात वाले दिन युवक की लोकेशन घटनास्थल की मिली, जिस पर पुलिस ने युवक को पकड़कर जब पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। कानपुर घाटमपुर के सार थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में बुजुर्ग ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगा ली। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे दीवार तोड़कर उतारा। बताया जा रहा है कि युवक डिप्रेशन से गुजर रहा था और अक्सर परेशान रहता था। आखिरकार युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर मामले की जाँच शुरू कर दी। मुख्य कारण था 2 फरवरी को इनकी माता जी स्वर्गवासी हुई थी। इस वजह से ये तनाव में रहते थे। तनाव के रहते उन्होंने फांसी लगाई। बना रहे हो ना? और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।